Assalamu alaikum, guys. This is Shifa Salim. Welcome to Doctor's Place Academy. Before starting my topic, I would like to introduce to you, all of you, what is Doctor's Place Academy. So, it is an online platform that provides comprehensive medical education to students, healthcare, healthcare professionals, and anyone who is interested in the medical field. The platform is engaged. It is designed to be user-friendly and easy to navigate, with a wide range of courses and resources available. The courses offered on Doctor's Place Academy are developed and taught by experienced medical professionals and cover a wide range of topics including anatomy and physiology, pharmacology and toxicology, and medical procedures and treatments. Doctor's Place Academy is ideal for students looking to pursue a career in healthcare professionals, seeking to advance their education and careers, or anyone with a passion for learning about the medical field. The platform provides an interactive and engaging learning experience. Really, there is no doubt in it that this platform provides really interactive and engaging learning experience. So, अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ अबाउट कोलिलिथिएसिस कोलिलिथिएसिस की आप यहाँ पर अगर हम देखें तो आप एज अ डॉक्टर एज अ मेडिकल प्रोफेशनल और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप जब वार्ड्स में जाते हैं क्लिनिकल रोटेशन जब आपकी होती हैं ओपीडी वगैरह में जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पेशेंट्स खासतौर पर सर्जिकल वार्ड के अंदर इन्हीं से वास्ता पड़ता है इन्हीं पेशेंट से दैट आर प्रेजेंटिंग विद कोलिलिथिएसिस so that are presenting with basically their diagnosis is called lithiasis. So in this video we are going to study about its epidemiology, pathogenesis, clinical features, diagnostic approach, and treatment. So, before going to these points of cholelithiasis, first of all, you should know what is cholelithiasis. So, wherever there is the word that is used is coli. It means that it is related to bile or gall. And lithiasis means formation of stony concretions. So, cholelithiasis means that is the formation of gallstones in the gallbladder. सो कमिंग टूवर्ड्स अब हम कॉलीलिथिएसिस को पढ़ने के लिए हमें उसकी जो गॉल ब्लैडर है उसकी एनाटमी पता होनी चाहिए। तो एनाटमी के लिए मैं आपको यहाँ पर पिक्चर्स दो दिखाती हूँ जिसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि सर्जिकल वार्ड के अंदर अगर आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट भी गए हुए हैं अपनी क्लिनिकल रोटेशंस हो रही हैं आपकी और तो उसके लिए आपकी बेसिक एनाटमी होना एनाटमी को आप नो हाउ होना आपका बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर गॉल ब्लैडर आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये राइट लोब ऑफ लिवर के बैक साइड पर और थोड़ा-सा इसका पार्ट जो है वो फंडस वाला पार्ट बाहर भी निकला होता है और ये गॉल ब्लैडर प्रेज़ेंट होता है और इसका यहाँ पर अगर हम ज़ूम इन करके इसकी गॉल ब्लैडर को बेसिकली अगर हम उसको पढ़ें तो हमारे पास जो गॉल ब्लैडर है उसकी एनाटमी अगर हम देखें तो फंडस आता है, इसकी बॉडी होती है एंड देन इसकी नेक होती है और नेक के बाद आपके पास सिस्टिक डक्ट होती है। सिस्टिक डक्ट जो होती है वो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक स्पाइरल फोल्डिंग के साथ और एक स्मूथ, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर और कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है और जो कि एंटर होती है ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट के अंदर वाया द हेप्टोपैंक्रियाटिक एम्पुला वेटर, ठीक है? तो ये सारा आपको एनाटमी पता होनी चाहिए। अब ये गॉल ब्लैडर है जिसके अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, तो वो स्टोन्स कैसे बनते हैं और उनकी क्या-क्या अच्छा सबसे पहले हम एपिडेमियोलॉजी की तरफ आते हैं। अब एपिडेमियोलॉजी को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने ना 2 किस्म के स्टोन्स के बारे में बताया हुआ है। बेसिकली आपको पता है कि एपिडेमियोलॉजी किसी भी डिज़ीज़ की, किसी भी प्रॉब्लम की जो एपिडेमियोलॉजी होती है, उसका मतलब ये होता है कि ये जो डिज़ीज़ है, ये जो कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है, ये इश्यू है, ये पॉपुलेशन के अंदर कितना प्रिवेल कर रहा है और कितने फ़ीसद जो लोग हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं और इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसकी क्या-क्या कॉजेज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है और दूसरी बात ये कि इसकी प्रिवेंशन भी एपिडेमियोलॉजी के अंदर आती है।
तो उससे उस ये सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले आप आपको यहाँ पर स्लाइड के ऊपर 2 तरह के स्टोन्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। एक होते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और एक होते हैं पिगमेंट स्टोन्स, और तीसरी किस्म मिक्स्ड स्टोन्स की भी होती है। अब जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं उसके अंदर हम यहाँ पर देखें तो 50% ऑफ क्रिस्टलाइन कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट होता है, और पिगमेंट स्टोन्स के अंदर बिलीरुबिन कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम प्रिवेलेंस की बात करें तो यू शुड नो कि इट हैज़ कोलिलिथियसिस प्रिवेलेंस हैज़ बीन फाउंड टू बी हायर इन नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस. In the US and Europe 80% are कोलेस्ट्रॉल और मिक्स्ड स्टोन्स, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल और मिक्स्ड स्टोन की अगर हम देखें तो इसकी 80% है, और जबकि एशिया के अंदर पिगमेंट स्टोन ज़्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल और मिक्स्ड स्टोन्स कंटेन 51 to 99% प्योर कोलेस्ट्रॉल प्लस एन admixture of calcium salts, bile acids, bile pigments, and phospholipids. Although 80% of patients with gallstones are asymptomatic, most stones are detected by chance during routine or unrelated medical examinations. अच्छा, ये भी बात आपको बहुत मतलब ये देखने वाली है कि हमें ज़्यादातर ऐसे केसेस, कई दफ़ा ऐसे केसेस भी मिलते हैं जिनके अंदर उनको पेशेंट्स जो हैं होते तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, बट उन्होंने किसी और प्रोसीजर के लिए अपना सीटी स्कैन करवाया या किसी को एग्जामिनेशन की, या एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राम ग्राफी हुई उनकी, तो उनको पता चला उनकी 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 इंसिडेंटल, इसको कहते हैं इंसिडेंटल फाइंडिंग आई कि उनके पॉलीलिथियसिस था, यानी गॉल स्टोन्स की फॉर्मेशन हुई हुई थी उनके गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हमें मिल जाती है। तो जनरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें 10 to 25% ऑफ एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन्स में बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू कोलिसिस्टाइटिस। तो यही बात है कि अगर इन चीज़ों के कोलिसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस, पेनक्रेटाइटिस या और जो चीज़ें हैं, अगर इनमें गॉलस्टोन्स जो हैं वो प्रोग्रेस कर जाएँ इन सिचुएशंस, इन प्रॉब्लम्स के अंदर, तो ही फिर ये सिम्पटम्स कॉज़ करते हैं, और वो सीवियर सिम्पटम्स होते हैं, और वो हमारा भी टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है। किसी भी पेशेंट की लाइफ टाइम में कभी भी हो सकता है ये। तो एपिडेमियोलॉजी के बारे में हमें ये पता चला, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी एटियोलॉजी भी हम इसमें बताते हैं कि एटियोलॉजी जो है ना, बेसिकली एटियोलॉजी कहते हैं कॉज, ठीक है। तो कॉज जो है वो हमारे पास जो एगोलिथियसिस की कॉज हमें अननोन है। स्पेसिफिक कॉज की अगर हम बात करें तो वो अननोन है। आगे हम रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे तो उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये हो गया। अब एंड पर आता है प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन के अंदर इसकी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम करके, ठीक है। जो रिस्क फैक्टर्स कम हो सकते हैं उनको हम करके तो हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एपिडेमिया। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स पे आने से पहले आपके पास, आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं, और आई वांट कि एवरी वन ऑफ यू शुड बी एबल टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस, या अगर नहीं भी आपको पता, ठीक है, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि नहीं पता होगा, तो आप सर्च करके, इसको रिसर्च करके, आप इसका आंसर कमेंट्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कौन से टाइप ऑफ स्टोन्स हैं जो ज़्यादा हैज़र्डस होते हैं, और ऐसा पॉसिबल भी है कि इनके अंदर कोई भी रिलेशन ना आए, ठीक है। और द क्लिनिकल फीचर्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स डिफरेंट और सेम? सो this is somewhat brainstorming of yours, all of you, okay? So रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें एज और सेक्स आ जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आती हैं कि अगर हम वो ले रहे हैं, या अगर हमारा एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा है बॉडी में, किसी भी वजह से आ गया, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स, स्किन स्टोन्स के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अब आगे एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स के अंदर आपके पास आ जाता है ओबेसिटी, हाई कैलोरिक डाइट्स एंड सर्टेन मेडिकेशंस। फॉर एग्जांपल oral contraceptives can increase secretion of cholesterol and supersaturate the bile, increasing the lithogenicity of bile, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास बाइल की लिथोजेनिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हेरिडिटरी फैक्टर्स। हेरिडिटरी फैक्टर्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक एबीसी प्रोटीन होती है जो कि बिलियरी लिपिड की ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो अगर उसके साथ कोई उसकी वेरिएंट वगैरह प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से गॉल स्टोन के जो हैं वो अकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आगे हम आते हैं कि ये जो हमने बोला था कि रिस्क फैक्टर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स डिफरेंट हैं, वो अब हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि जो, अगर हम डेमोग्राफी की बात करें
तो डेमोग्राफी के अंदर नॉर्दर्न यूरोपियंस, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन्स, नेटिव अमेरिकन्स और मैक्सिकन अमेरिकन्स, इनमें देखा जाता है कि इनके अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर आगे देख लें कि एडवांसिंग एज, अगर एज आपकी एडवांस हो रही है, ठीक है, यानी अगर आपकी एज बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन आ जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स। अगर आपके सेक्स हार्मोन्स की क्वांटिटी या उसका जो आप कह लें कि ब्लड के अंदर ज़्यादा है ईस्ट्रोजन, तो उसकी वजह से क्यों, वाई व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट? Estrogen causes increased expression of hepatic LDL receptors and also the induction of HMG-CoA reductase। अगर आपको पता होगा LDL मेटाबॉलिज्म और कोलेस्ट्रॉल का सारा मेटाबॉलिज्म, या अगर आपको पता होगा अपनी बायोकेमिस्ट्री से, तो और फार्माकोलॉजी से, तो आपने ये देखा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ईस्ट्रोजन है वो हेपेटिक एलडीएल रिसेप्टर्स के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। अब जब एलडीएल रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं तो एलडीएल अपटेक ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वो ज़्यादा लेते हैं सेल के अंदर, और इस तरह से एक और काम साइड बाय साइड चल रहा है कि एचएमजी कोए रिडक्टेज की इंडक्शन भी हो रही है, जो कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। एचएमजी कोए रिडक्टेज आपको पता है कि एक रेगुलेटिंग जो एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल डिनोवो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का, जिसकी वजह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस और उसका अपटेक बढ़ जाएगा और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये भी आपको पता है कि इसका भी समवट इसी के साथ ताल्लुक है एलडीएल वगैरह के साथ, और रैपिड वेट रिडक्शन अगर हो, उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर्स फॉर कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ ऑल्सो द रिस्क फैक्टर फॉर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो गॉल ब्लैडर स्टेसिस अगर हुआ हो, तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास जो है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट ये है कि इनबॉर्न डिसऑर्डर्स ऑफ बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म। नॉर्मली ऑब्वियसली कि बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म के कोई इनबॉर्न डिसऑर्डर्स हैं, बाइल एसिड्स नहीं बन रहे, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा। हाइपरलिपिडीमिया सिंड्रोम्स हैं, सेम गोज टू दिस थिंग। सो अगली बात आती है कि आपके पास ये थे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स के रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रिस्क फैक्टर्स फॉर पिगमेंट स्टोन्स। तो पिगमेंट स्टोन्स में भी डेमोग्राफी आ जाती है, ठीक है। डेमोग्राफी में एशियंस मोर देन वेस्टर्न्स, ये पहले भी हमने पढ़ा है कि एशियंस जो हैं वो डेमोग्राफिक पिगमेंट स्टोन से ज़्यादा उनका वास्ता पड़ता है। रूरल और इनमें एशियंस के अंदर भी जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनका ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है कि वो कॉल स्टोन्स जो हैं वो उनके अंदर बन जाए, ख़ास तौर पर पिगमेंट स्टोन्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है क्रॉनिक हेमोलिटिक एनीमियाज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके पिगमेंट स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। और फिर उसके बाद ये भी आपको क्रॉनिक हेमोलिटिक एनीमियाज़ आपको पता होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे पास पीछे जो बाइल का जो मेटाबॉलिज्म है वो मुतासर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारे पास पिगमेंट स्टोन्स बनते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की वजह से बनते हैं, और बिलियरी इन्फेक्शन की वजह से पिगमेंट स्टोन्स के रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है बनने के, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम आते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की, कि पैथोजेनेसिस अब हमने अब वन बाय वन चल रहे हैं। तो पैथोजेनेसिस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की। सबसे पहली बात है कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कैसे बनते हैं भाई, क्या क्या ये मामला होता है गॉल ब्लैडर के अंदर कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन जाते हैं। देखिए, बाइल है, नॉर्मली क्या होता है कि बाइल जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल को सोल्यूबल कर रहा होता है, ठीक है। अब होता ये है कि अगर बाइल कम होगा ना, तो बाइल कम होने की वजह से, ठीक है, उसकी कोलेस्ट्रॉल की यानी इनकी जब इम्बैलेंस होता है आपस के अंदर, ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से सुपर सैचुरेशन हो जाती है बाइल की विद कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एक ये फैक्टर, एक ये वजह है जिसकी वजह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी हाइपोमोटिलिटी है तो उसकी वजह से भी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि बिल्कुल भी फैट डाइट ले ही नहीं रहा, और आपको पता है कि जो फैट डाइट अगर हम लेते हैं, फैटी मील्स वगैरह लेते हैं, तो उसकी वजह से जो गॉल ब्लैडर है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अब अगर कोई बंदा है वो फैट डाइट नहीं ले रहा और उसका जो है वो वेट रिडक्शन हुई जा रहा है, एक तो ये बात। और अभी जो पीछे आपको रिलेट कर रहे होंगे जो मैंने पीछे बोला था यहाँ पर, कि इस वाले के अंदर कि जो रैपिड वेट रिडक्शन की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन जाते हैं। तो
उसमें आप इसको यहाँ से रिलेट करें कि ये इस तरह तरीके से होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर की हाइपोमोटिलिटी की वजह से वहाँ पर स्टेसिस होता है और जिसकी वजह से आपके पास कोलेस्ट्रॉल बनने के स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल न्यूक्लिएशन एक्सेलरेट हो जाए अगर, तो न्यूक्लिएशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स फ्रॉम मल्टी लैमेलर वेसिकल्स इज अ क्रूशियल स्टेप इन, और इस ये वाला स्टेप बहुत क्रूशियल है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसकी न्यूक्लिएशन हो जाती है, ठीक है? जो मल्टी लैमेलर वेसिकल्स बने होते हैं ना हमारे पास, उससे इसकी न्यूक्लिएशन में हो जाती है और ये गॉलस्टोन फॉर्मेशन में बहुत क्रूशियल स्टेप है, ठीक है? अब उसके बाद आ जाता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इन द गॉल ब्लैडर। जाहिर सी बात है अगर गॉल ब्लैडर के अंदर म्यूकस की हाइपर सिक्रेशन होगी तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। बहरहाल वो आगे डिफरेंट कंडीशंस भी हम पढ़ते हैं, लेकिन हम स्टेप वाइज करके चल रहे हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, क्योंकि कॉलीलिथियासिस एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंटररिलेट करता है। एक चीज़ हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि यही वजह हो रही है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद पैथोजेनेसिस अगर हम पिगमेंट स्टोन्स की देखें, तो उसमें हमारे पास आ जाती है कि पिगमेंट स्टोन्स कैसे बनते हैं? पिगमेंट स्टोन्स बेसिकली होते क्या हैं? It is a complex of mixture of insoluble calcium salts of unconjugated bilirubin। आपको पता है कि जो unconjugated bilirubin होता है ना, उसके insoluble calcium salts जो होते हैं, यानी वो जो unconjugated bilirubin है उसके साथ कैल्शियम अटैच है और उसके insoluble calcium salts अब एंड इनऑर्गेनिक कैल्शियम salts, तो यहाँ पर आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैंने पीछे बताया था कि क्रॉनिक हेमोरेटिक एनीमियाज के अंदर पिगमेंट स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की एक्यूमुलेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है? और वैसे भी ठीक ठीक हो गया। इन इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स, इसका इन दोनों का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है और ये दो किस्म के होते हैं, ब्लैक स्टोन्स होते हैं और ब्राउन स्टोन्स होते हैं। ये क्या ब्लैक स्टोन्स और ब्राउन स्टोन्स का क्या है वो आगे हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। हम स्टेप वाइज लेकर चलते हैं इसको। अब सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की, ठीक है? अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, जैसे कि मैंने पीछे पिक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो हैं वो पेल येलो होते हैं, ठीक है? और ये आपको राउंड और ओवॉइड मिलते हैं और फैसेटेड भी हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ लगकर इनकी जो है वो थोड़ी-सी नोकें भी निकल सकती हैं, ठीक है? और ये ग्रैन्युलर होते हैं, फाइनली ग्रैन्युलर, हार्ड ग्लिस्टनिंग, रेडिएटिंग एक्सटर्नल सरफेस और रेडियोल्यूसेंट होते हैं, ठीक है? रेडियोल्यूसेंट ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि ये आपने जब आपने यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राम देखना होता है तो उसमें ये इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। अच्छा, उसके बाद हम पिगमेंट स्टोन्स की मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो वो 2 किस्म के पिगमेंट स्टोन्स होते हैं, एक ब्लैक स्टोन्स होते हैं और एक ब्राउन स्टोन्स, ठीक है? ब्लैक स्टोन्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन स्टेराइल गॉल ब्लैडर बाइल, ठीक है? और ये रेडियो ओपेक होते हैं और ब्राउन स्टोन्स आर फाउंड इन इन्फेक्टेड लार्ज बाइल डक्ट्स। तो ये आपने यहाँ पर इसकी देख लेनी है कि ब्राउन स्टोन्स और ब्लैक स्टोन्स में क्या-क्या फ़र्क है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका वास्ता पड़ता है जब आप वार्ड्स में होते हैं या ओपीडी में होते हैं, कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो उसने उसके देखने से, उसको आप देखने से कि वो क्या हरकतें कर रहा है, उसकी क्या मतलब मुँह से उसका क्या महसूस हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करती हैं और फिर जब आप आगे हिस्ट्री लेते हैं तो फिर ये चीज़ें और ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इंशाल्लाह ये केसेस जो है मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपसे 2-3 केसेस डिस्कस करूँगी, जिसमें हम एक केस लेंगे जिसको हम आगे से इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह भी बनाने की कोशिश करेंगे। सो सिम्पटम्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहले सिम्पटम्स आते हैं। तो सिम्पटम्स, पेशेंट इज़ प्रेजेंटेड विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, hypochondrial पेन और एपिगैस्ट्रिक पेन। सो सम पेशेंट आपको कहते हैं कि भई हमारे ना डॉक्टर साहब, हमारे ना पेट के यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक, यानी वो हाथ रख के एपिगैस्ट्रियम के ऊपर हाथ रख के आपको बता रहे होते हैं यहाँ से स्टार्ट हुई थी और फिर ना यहाँ पर गई थी राइट साइड के ऊपर, ठीक है? तो ये पेन जो है वो बैक भी रेडिएट करती है और कहा जाता है कि ये कॉलिक पेन होती है। लेकिन ये है कि ये चीज़ बिल्कुल भी अगर हम कह लें कि इसको मिसनॉमर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिकली जो इसकी गॉलस्टोन्स की जो पेन होती है वो डल और कांस्टेंट होती है, ठीक है? तो पेन जो है इट इज़ यूजुअली सीवियर एंड मैनी मे लास्ट फॉर मिनट्स और इवन सेवरल आवर्स। तो इतनी बहुत सीवियर भी हो सकती है। Frequently, the pain starts during the night and wakes the patient up. And minor episodes of the same discomfort may occur intermittently during the day। यानी ना ख़ास तौर पर अब आपने आपने यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि पेशेंट ये कहेगा
पेशेंट से आप ये भी तो पूछते हैं ना हिस्ट्री के अंदर कि कब स्टार्ट हुई थी होती है आपको, वो कहेगा कि रात को होती है, मैं एकदम आँख खुल जाती है। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जो है इंटरमिटेंटली दिन के दौरान भी आपको उस तरह से महसूस होता है। अच्छा, इसकी रेफर्ड पेन होती है जो कि हमारे पास राइट साइड पर ही स्कैपुला, राइट शोल्डर और राइट स्कैपुला के इंफीरियर पॉइंट के ऊपर आपको फील होती है। पेशेंट आपको हाथ लगा के बताता है। उसके बाद पेशेंट आपसे कहेगा कि जो फ्लैचुलेंस रहती है, यानी गैस बहुत ज़्यादा है, ब्लॉचिंग होती है, और उसके बाद ब्लॉटिंग होती है, और डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया कहते हैं कि आपके जो है इंडाइजेशन हो रही है। पेशेंट कहेगा कि मुझे जो है वो भूख नहीं लगती, या आपको वही कहेगा कि मुझे जो है वो हज़म नहीं होता। तो अक्सर जो कॉलीलिथिएसिस है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी मैंने जितने भी इसको पेशेंट्स देखे हैं तो उसमें पहले वो मैदे की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, यानी मैदा ख़राब की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, ठीक है? तो फिर बाद में उनको पता चलता है कि कोलिलिथिएसिस है, ठीक हो गया? यानी गॉलस्टोन्स। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डिफरेंशिएट कर पाएँ ना इन चीज़ों को। अब डिस्पेप्सिया है कि आप पेशेंट कहेगा कि इंडाइजेशन है, ठीक है? खाना हज़म नहीं होता। फूड इंटॉलरेंस ख़ास तौर पर जो फैटी मील हैं, उनसे वो इंटॉलरेंस उसको होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो फैटी मील है ना, उसके बाद गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो इसकी वजह से आपके पास पेन होती है। अब उसके बाद आ जाते हैं नोज़िया और वॉमिटिंग। पेशेंट इज़ ऑल्सो प्रेज़ेंटेड विद नोज़िया एंड वॉमिटिंग टू यू। वो कहेगा कि दिल ख़राब सा होता है, वॉमिटिंग आती है, और अक्सर ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग डिफरेंट कंडीशंस की फिर आपने वॉमिटिंग पूछनी होती है। बहरहाल नेक्स्ट आपके साथ देख लें कि साइंस क्या होते हैं। साइंस वो चीज़ होती है जो कि डॉक्टर जो है ना वो बताता है कि डॉक्टर खुद जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन से पेशेंट को देखता है, और वो एग्जामिनेशन के बाद भी हो सकता है। मर्फी साइन क्या होता है? मर्फी साइन ना बेसिकली होता है कि आप ना पालपेट करते हो राइट जो नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज उसकी टिप के ऊपर, वहाँ से पालपेट करते हो और पेशेंट को कहते हो कि अपना सांस जो है ना वो खींचे। जब वो साँस खींचता है ना, तो आपको पता है कि जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाएगा लंग्स एक्सपैंड करने की वजह से, और फिर लिवर भी नीचे की तरफ होगा, और जो गॉल ब्लैडर है उसका वो टच होगा किसके साथ? आपके हाथ के साथ, ठीक है? और फिर पेशेंट इस तरीके से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होगी, और ख़ास तौर पर यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ थोड़ा-सा कि कोलीलिथिएसिस अगर पेशेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ कोलीलिथिएसिस है, अभी उसकी इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ। आगे हम कोलीसिस्टाइटिस से पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उस वक़्त मर्फ़ी साइन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर देख लें कि पेशेंट की अगर आप सीबीसी चेक करेंगे तो उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स रेज़्ड आएँगे, और अगेन दिस इज़ द केस फॉर कोलीसिस्टाइटिस, मोर ज़्यादातर उसमें ही होता है, ठीक है? ऐसे जिसके साइंस जो हैं वो टेंडरनेस, हाँ, टेंडरनेस होती है, वो भी ज़्यादातर कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट्स में होती है, वो आगे हम चेक करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आगे आ जाते हैं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉलस्टोन्स। अब गॉलस्टोन्स किसी के बन गए हैं, अब देखो, अब सपोज़ करो कि किसी पेशेंट आया है, उसके अब वो आपको उसको पहले नहीं पता था, देखिए अब वो एसिम्प्टोमेटिक है, कोई उसने यूएसजी करवाई है, ठीक है? कहीं अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई है, उसको जो है ना पता चला है कि उसके गॉलस्टोन्स हैं, ठीक है? वो इसकी इतना साइज़ है, और ये यानी इसको कभी-कभी पेन भी होता था, लेकिन वो उसको जो है ना वो करने करता नहीं था, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि भई देखो गॉलस्टोन्स तो उसके बन गए हैं, और अगर इसने एहतियात ना बरती तो उसकी क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कॉम्प्लिकेशंस गॉलस्टोन्स की ये हैं कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है इसकी वजह से, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, इसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है अगर गॉलस्टोन डिस्प्लेस होकर नेक ऑफ गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट में आकर, फिर कॉमन बाइल डक्ट में आकर, फिर एम्पुला वेटर के अंदर जाकर चला गया, और फिर उसके बाद डिडनम में चला गया, वहाँ पर जाकर ये पूरा इंटेस्टाइन में घूमेगा, और कहीं पर भी जाकर ये ख़ास तौर पर इंटेस्टाइन के वो वाले पार्ट्स जिनके अंदर बेसिकली जिनका डायमीटर कम होता है, वहाँ पर जाकर ये क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज़ कर देगा। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है? वो किस वजह से किस तरह से हो सकता है? अगर एम्पुला ऑफ वेटर के अंदर स्टोन आपका फँसा हुआ है, तो पीछे से बाइल आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है? और वो पीछे आपको पता है कि जो एम्पुला वेटर है उसके ऊपर पैंक्रियाटिक डक्ट को और कॉमन बाइल डक्ट आकर मिलती हैं, ठीक है? तो अब अगर पाइल आई जा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो उसको आगे जाने का तो रास्ता नहीं मिल रहा, वो एक पैंक्रियाटिक डक्ट में चला जाएगा, पैंक्रियाज़ में जाकर वहाँ पर फिर उसके बाद इन्फेक्शन का कॉज़ करेगा, वहाँ पर उसकी जो है वो सेल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद एक्यूट कोलिंजाइटिस भी हो सकता है। कोलिंजाइटिस कहते हैं हम
कि जो हम आपके पास है ना सीबीडी मतलब कॉमन बाइल डक्ट उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो भी गॉलस्टोन अगर डिस्प्लेस करे तो उस वजह से होता है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है? बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वो किस वजह से हो सकती है? अगर आपका जो गॉलस्टोन है वो सीबीडी मतलब कॉमन बाइल डक्ट में पहुंच गया है, या आपका गॉलस्टोन नेक ऑफ गॉल ब्लैडर के अंदर फंसा हुआ है, तो पीछे से गॉल ब्लैडर तो सॉरी मतलब हाँ, सॉरी, आपका अगर जो गॉल स्टोन है वो सीवीडी के अंदर फँसा हुआ है, तो आपका जो बाइल है वो तो आ ही जा रहा है, राइट हेपेटिक डक्ट से आपका जो बाइल है वो आ ही जा रहा है, ठीक है? राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट से कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल आ ही जा रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर, और गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल की एक्यूमुलेशन हो जाती है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। म्यूकोसील, अगर आपके पास बहुत सारा म्यूकस म्यूकस बन रहा है, और एम्फीमा ऑफ गॉल ब्लैडर, एम्फीमा कहते हैं पस फॉर्मेशन, और जिसकी वजह से पस की वजह से परफोरेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से होल एब्डोमेन का इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सिस बनने के चांसेस हैं। तो यू कैन सी कि आपके पास गॉल स्टोन्स के कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इस वजह से आपको गॉल स्टोन्स के किसी भी पेशेंट को लाइट नहीं लेना होता। वैसे भी नॉर्मली भी किसी भी पेशेंट को आप लाइट नहीं लेते। नेक्स्ट आते हैं हम, कॉम्प्लिकेशंस हमारी होगी, उसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। अब देखिए इन्वेस्टिगेशंस जो है ना, आप गॉलस्टोन्स की कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? पेशेंट आपके पास आया सीबीसी, तो ऑलमोस्ट तकरीबन आप हर केस में करवाते हैं, सीबीसी करवाएंगे, उसके एलएफटीज करवाएंगे, उसके अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का करवाएंगे, और सीटी एब्डोमेन करवाएंगे अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है? नॉर्मली अल्ट्रासाउंड के अंदर ही आपको डिटेक्ट हो जाता है कि ये गॉलस्टोन्स हैं। हाँ, अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशंस हो गई। उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है ना, अगर हम गॉलस्टोन्स अगर किसी को कॉलीलिथिएसिस है, तो फ़ौरन तो हम उसके कॉलीसिस्टेक्टमी की तरफ नहीं जाते, ठीक है? हम पहले उसकी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? अब मैनेजमेंट ऐसा है कि नील पर माउथ मतलब खाना वगैरह कुछ नहीं खाना, खुद और फिर उसके बाद इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन लेनी है, जब तक आपकी पेन जो है वो रुक नहीं जाती। एनाल्जेसिक्स लेने होते हैं आपने, ठीक है? पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स लेनी होती हैं, ठीक है? और एब्नॉर्मल एम्पटिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर फंक्शन में एड द एग्रीगेशन ऑफ न्यूक्लिएटेड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, ठीक है? इस वजह से आपने ये भी देखना है कि गॉल ब्लैडर की जो अब यहाँ पर ना अक्सर जहन में आता है कि भाई देखो, क्या कहते हैं, अगर स्टोन बन गया है तो आप उसको स्टोन को निकाल दो बाहर, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर अब नॉर्मल एम्पटिंग करें ना गॉल ब्लैडर फंक्शन की, इट मे एड द एग्रीगेशन ऑफ न्यूक्लिएटेड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हेंस रिमूविंग, अगर हम गॉल ब्लैडर को रिमूव किए बगैर गॉल स्टोन्स को रिमूव करेंगे, तो इट बिकम्स इन इट इनएविटेबली लीड्स टू गॉल स्टोन रिकरेंस सब्सिक्वेंट, फिर यानी रिकरेंस हो सकती है। फिर आपने उसके साथ मैनेजमेंट में क्या करना होता है कि जब टेम्परेचर है, पल्स है और दूसरी फिजिकल साइंस हैं, और इससे हमें पता चल जाए कि इन्फ्लेमेशन रुक रही है, तो ओरल फ्लूइड्स जो हैं हमने ओरल फ्लूइड्स शुड बी रीइंस्टेटेड फॉलोड बाय रेगुलर डाइट, ठीक है? फिर आपने रेगुलर डाइट स्टार्ट कर देनी होती है। ये वो है कि आप पॉलीथियासिस के पेशेंट को वो कर रहे हैं, हाँ, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, हमने मैंने पीछे बता दिया है, और जॉन्डिस जो है अगर प्रेजेंट हो तो एमआरसीपी भी करवाते हैं, कोलिडोकोलिथियासिस जो है उसको एक्सक्लूड करने के लिए। आपको पता है कि कोलिडोकोलिथियासिस, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि उसके अंदर ना अगर कोलिडोकोलिथियासिस हो तो उसके अंदर आता है कि पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड बना होता है अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो, ठीक है? अगर if there is any concern regarding the diagnosis or prevalence of complications such as perforation, a CT should be performed, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीटी कब करनी चाहिए, अगर आपके पास आपको बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं, ठीक है? किसी और चीज़ के बारे में, ठीक हो गया? उसके बाद आ जाता है कि फिर इसके बाद कोलिसिस्टाइटिस, आपको कोलिसिस्टेक्टमी उसको करवानी चाहिए जब आपको रिक्वायर्ड हो। अ, ओके, ये मैनेजमेंट हो गया। अब हम आते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की ओर, ठीक है? अब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है कि जब आपके पास गॉल स्टोन्स इतने बड़े हो गए हैं ख़ास तौर पर उस वक़्त, और या आपके पास ऐसे है कि गॉल स्टोन्स का जो है ना एक्सपोज़र हो रहा है गॉल ब्लैडर की वॉल के साथ बहुत ज़्यादा। तो ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में भी आपने ये देखना होता है कि 2 तरह के आपके पास कोलिसिस्टाइटिस होते हैं। एक कैल्कुलस होता है और एक कैल्कुलस होता है। कैल्कुलस आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें गॉलस्टोन्स बनते हैं, और एक कैल्कुलस के अंदर गॉलस्टोन नहीं बनते, गॉलस्टोन बने बगैर जो है वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होता है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इज़ एन इमरजेंसी केस
और पेशेंट आपके पास इमरजेंसी के अंदर आता है और बाद वक़्त आपको फ़ौरन भी आपको कोलेसिस्टेक्टमी करनी पड़ती है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि किस तरीके से क्या अगर कैलकुलस को अगर हम लें, कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस की बात करें, तो होता ये है कि जो हमारे पास गॉल स्टोन्स हैं, जब इनका एक्सपोज़र होता है टू द गॉल ब्लैडर वॉल, तो action of mucosal phospholipases hydrolyzes luminal lecithins to toxic lysolecithins. Normally, protective glycoprotein mucus layer is disrupted. ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि हमारे पास गॉल ब्लैडर डिस्टेंड पोजीशन में होता है ना, तो उसके अंदर से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से म्यूकोजल और म्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है। और फिर उसके बाद इंक्रीज इंट्रालिमिनल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आपके पास ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है म्यूकोजा को, और ये इस तरीके से आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सही हो गया। अब एक्यूट ए कैलकुलस पॉलीसिस्टाइटिस के अंदर वो होता है इस्कीमिया की वजह से, आपको पता है कि सिस्टिक आर्टरी एंड आर्टरी है, अगर उसके अंदर कोई थ्रोम्बस की फॉर्मेशन वगैरह हो जाए तो आपके पास इस्कीमिया हो जाता है, और वो ए कैलकुलस पॉलीसिस्टाइटिस होता है, इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छा, यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो ए कैलकुलस जो पॉलीसिस्टाइटिस का पेशेंट है, वो आपके पास इतना इस तरह से प्रेजेंट करता है कि आपको जब आप उसको हाथ भी लगाएंगे ना उस वाली साइड के ऊपर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस इतनी ज़्यादा होती है, मर्फी साइन इतना पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब ऑफन ना अगर आप इसके अंदर हो ना वार्ड के अंदर, तो आपको ना पता चलता है कि भाई देखो, इसका जो डायग्नोसिस है ना वो कोलिलिथियासिस लिखा हुआ है, लेकिन इसको पेन भी हो रही है। ये क्या बात हुई? मतलब पेन तो उस वक़्त होती है ना जब आपके पास गॉलस्टोन इतने बड़े हो जाएँ कि वो इन्फ्लेमेशन कॉज़ कर रहे हैं, और वो फिर उसके बाद पेन भी जो है वो गॉल ब्लैडर के की इन्फ्लेमे गॉ वॉल्स की इन्फ्लेमेशन करके फिर पेन करते हैं, ठीक है? पेन कॉज़ करते हैं। तो आप फिर सोचते हैं कि भई देखो कोलिलिथियासिस डायग्नोसिस है। उसकी वजह ये है कि देखो कोलिलिथियासिस जो होता है ना उसके अंदर भी पेन होती है, ठीक है? अब वो किस तरह की पेन होती है? वो ऑन एंड ऑफ पेन होती है। कभी हो गई, कभी नहीं हुई। तो उसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, बहुत कम होती है, कभी थोड़ी-सी होती है, कभी इस तरह से, और वो उस वक़्त होती है जब आपका गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो। तो अक्सर पेशेंट इस तरह प्रेज़ेंट करते हैं कि भई आफ्टर फैटी मील उनको जो है ना पेन होती है, ठीक है? तो वो इसी वजह है कि आफ्टर फैटी मील क्या होता है कि आपका कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। वो जाके गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है? गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्यों करवाते हैं? क्योंकि बाइल उसने लेना फैट्स की इमल्सिफिकेशन के लिए। तो ऑन एंड ऑफ पेन होती है कोलिथियासिस के अंदर। लेकिन आपके पास एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का अगर कोई पेशेंट आए तो उसको बहुत सख्त किस्म की कंटिन्यूअस पेन होगी, कॉलिकी पेन होती है, कांस्टेंट पेन होती है और कंटिन्यूअस होती है, और उसका एक्यूट फेज़ में होते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस भी एक केस होता है। क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है? क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस ये होता है कि आपके पास ना जो कोलिसिस्टाइटिस है ना, कोलिसिस्टाइटिस हो गया पेशेंट को, और वो माइल्ड किस्म का भी हो सकता है, सीवियर किस्म का भी होता है। लेकिन वो कोलिसिस्टाइटिस उसको बार-बार हुआ है। सपोज़ करो कि अब मुझे इन्फ्लेमेशन हुई, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी दवाइयाँ खाई वगैरह, या खुद ही ब खुद सबसाइड होगी वो इन्फ्लेमेशन। तो उसकी वजह से उसके बाद क्या हुआ कि फिर ठीक हो गया मेरा। फिर उसके बाद दोबारा एक्यूट फ़ेज़ आया, फिर मैंने दवाइयाँ वगैरह खाई तो फिर ठीक हो गया। तो इट कैन लीड टू क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस इन दिस वे। तो ये क्लियर नहीं है कि इट्स नॉट क्लियर दैट गॉल स्टोन्स प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लेमेशन और द डेवलपमेंट ऑफ पेन, कि क्या पेन जो हो रही है क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस के अंदर, और या हमारे पास जो क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसका डायरेक्ट रोल गॉल स्टोन से है कि नहीं है, ठीक है? तो ये बात क्लियर नहीं है, और क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस के बारे में इतना आपको जो है वो नहीं केसेस नहीं मिलते, ठीक है? ज़्यादातर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के बारे में और के मिलते हैं केसेस, खासतौर पर इमरजेंसी के अंदर, और आपको कोलिलिथियासिस के मिलते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट अच्छा, बिफोर गोइंग टू ट्रीटमेंट, यू शुड नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट वर्सेस ट्रीटमेंट एंड क्योर। अच्छा, ये है कि ये ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए डाला है, कि देखिए किताब पढ़ते हैं हम, सही है, लेकिन एक आपका रिसर्च माइंड भी होना चाहिए, ठीक है? आपका जो माइंड है वो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। कोई भी चीज़ किसी ने बता दी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो, ठीक है? तो अगर ये बुक्स में भी जो लिखा है, नॉट 100% श्योर कि ये ठीक है, इसी तरह से होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड अपना मेडिसिन में ख़ास तौर पर रखना होता है, क्योंकि आपका इनकाउंटर यहाँ पर ह्यूमन्स के साथ होता है। तो मे बी आप कोई ऐसी रिसर्च कर लें, डिस्कवरी ऐसी कर लें, ठीक है? जिसकी वजह से आपको
आपके पेशेंट को हेल्प मिल सके। तो उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ट्रीटमेंट क्योर के दरमियान क्या डिफ़रेंस होता है। ट्रीटमेंट होता है, इट इज़ अ प्रोसेस और प्रोसीजर दैट लीड्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ और द रिकवरी फ्रॉम इंजरी। ठीक है? अब यहाँ पर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आपने ना ट्रीटमेंट जो है बेसिकली ट्रीटमेंट ट्रीट ट्रीट ही से निकला है और ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है? और इसका मतलब होता है कि आप हैंडल कर रहे हो ना किसी चीज़ को। यानी ट्रीटमेंट डज़न्ट इंक्लूड क्योर, ठीक है? हो भी सकता है बट इसका जो अगर मीनिंग देखें तो उसमें हैंडलिंग ही होती है, ठीक है? आप कंट्रोल करते हो डिज़ीज़ को। हेल्थ की अंदर इम्प्रूवमेंट आती है और इंजरी से रिकवरी होती है। लेकिन जो क्योर है उसका आप देख लें कितना प्यारा मीनिंग है कि कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ वो हेल्थ। पेशेंट इससे आपका इससे ज़्यादा और क्या चाहता है कि आप उसको उसके आप उसका सबब बन जाएँ उसकी पुरानी वाली हेल्थ लाने का, ठीक है? तो क्योर अब ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर की जाती हैं वो क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं की जाती, ज़्यादातर मैनेजमेंट की जाती है। तो ये आप अगर नोट भी करेंगे, आप ऑब्ज़र्व करेंगे अपने इर्द-गिर्द, ख़ास तौर पर हमारे एलोपैथी के अंदर। और आई डोंट नो अबाउट अदर होम्योपैथी क्योंकि उसका इनकाउंटर नहीं है। तो बहरहाल ये कि आपको यहाँ पर ज़्यादातर आपको ट्रीटमेंट ही मिलती है, ठीक है? क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं होती। तो इसके लिए ना इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर इससे पहले आपको ट्रीटमेंट और क्योर के बारे में बताया कि ट्रीटमेंट, उसके बाद मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीथियसिस के बारे में बताया कि इसकी 2 ट्रीटमेंट होती हैं। एक ओपन कोलेसिस्टेक्टमी या और दूसरी है लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। ओपन कर लें या लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में आप इंसर्ट करते हैं कुछ कैमराज़ वगैरह इंसर्ट करते हैं। इसमें ये है कि आपका जो इंसिजन है ना वो बहुत थोड़ा देना पड़ता है और इसके नो डाउट कि इसके थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी होती हैं। वो अलग बात है कि आपको समटाइम्स लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी करते-करते आपको ओपन कोलेसिस्टेक्टमी भी करनी पड़ती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी सर्जन को लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी आती है और उसको ओपन कोलेसिस्टेक्टमी नहीं आती, उसमें वो एफिशिएंट नहीं है, उसमें वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ये वो एक नुकसान दे सकता है पेशेंट को कि अगर अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़ जाए सर्जरी के दौरान कि लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी से उसका मसला हल नहीं हो रहा, तो ओपन कोलेसिस्टेक्टमी में फिर वो सर्जन वो कैसे मूव ऑन करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मकसद मैं बताती हूँ कि ट्रीटमेंट वर्सेस क्योर मैंने क्यों बताया। देखिए यहाँ पर ट्रीटमेंट, यहाँ पर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देना इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, क्योंकि अब पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया। अब जो पहले था उसका गॉल ब्लैडर अंदर पड़ा हुआ था, अब उसका गॉल ब्लैडर नहीं है, ठीक है? तो इस ये तो नहीं ना हुआ कि इट इज़ नॉट द रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर के भी अपने फंक्शंस होते हैं। उसके बाद उसको अपने ज़िंदगी के अंदर कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, कुछ डाइट के अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, कुछ लाइफ़स्टाइल के अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे पेशेंट को, क्योंकि अब उसका गॉल ब्लैडर नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है? तो इट्स नॉट द curative treatment, that is cholecystectomy is not the curative treatment of cholelithiasis और cholecystitis, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। और अभी तक इसका अगर बाकी लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उससे रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। अभी ड्रग थेरेपी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं, उसके ऊपर रिसर्चेस जारी हैं, तो यू कैन ऑल्सो रिसर्च फॉर दैट पर्पस, ओके? तो अब ये मकसद ये है कि मैं आपको एंड पर बताती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नाज़िल नहीं की जिसके साथ उसकी शिफ़ा भी नाज़िल ना की हो। यानी शिफ़ा का मतलब होता है कि बिल्कुल रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ हो गई ना, क्योर हो गया। तो ये बात आपने ये ज़हन में रखते हुए जो है ना किसी भी चीज़ को परस्यू किया करें। तो यहाँ पर मैं अपना कोलीथीसिस का जो टॉपिक है जिसके अंदर मैंने कोलिसिस्टाइटिस और को भी टच दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गई मगर फिर भी मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो आपने उसको सर्च करके कमेंट में आपने बताने हैं उनके आंसर। थैंक यू वेरी मच।